फिल्म की शुरुआत परेशान लीसा से होती है, जिसकी नींद अपने छोटे भाई रॉबी के वॉकी टॉकी पर तंग करने से होती है, जो ज्यादा करके अपना समय अपने इमेजिनरी दोस्त एडगर के साथ बिताता है। पर सबसे हैरानी की बात ये कि लीसा ऐसे इलाके में रहती है जो दिखने में डरावनी, घने कोहरे से घिरा और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। मॉर्निंग की शुरुआत होती है, लीसा की मॉम उससे सवाल करती है कि उसे कुछ कपड़े कई समय से नहीं मिल रहे और रॉबी के ग्लासेस भी मिसिंग है। वहीं वो उसे ये भी याद दिलाती कि आज लॉन्ड्री करने की उसकी पारी है। पर लीजा थोड़ी चिड़चिड़ी, वो उन्हें ही याद दिलाती कि उसने पिछली बार खुद किया था। वो चिड़चिड़ी से इसलिए होने लगती है क्योंकि उसके अनुसार उसके डैड हमेशा से कार के मरम्मत में लगे दिखाई देते हैं और हर बार उसे वही ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, यहाँ तक कि उनका दिन सेम मूवी के साथ खत्म होता है। जब उसके पेरेंट्स उसकी परेशानी जानने की कोशिश करते हैं तब वो कन्फेस करती है कि उसके अनुसार वो सभी उसके जन्मदिन की एक दिन पहले का सेम दिन बार बार रिपीटेड जी रहे हैं, जैसे वो किसी लूप में फंसे हैं। जैसे रोज उसका सेम तरह से नींद खुलना, सुबह सुबह रॉबी का वीडियो गेम लेकर बैठना, वही सेम ब्रेकफास्ट, फिर लंच और डिनर, मॉम का उसे लॉन्ड्री के लिए कहना, कुछ कपड़े और रॉबी के ग्लासेस ना मिलना, डैड का भी कार को फिक्स करने की कोशिश और अंत में रात को सेम मूवी देखकर सो जाने पर वो अगले दिन उसी दिन जगते हैं। वो जैसे इसी घर में सेम दिन फंसे हुए हैं, पर जाहिर तौर पर उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। पर एज एन ऑडियंस उसके अगले दिन सुबह उठने पर सच में सारी घटना एग्जैक्टली सेम पैटर्न में घटती है। पर कुछ दिन बाद अब उसके साथ कुछ और अजीब भी होने लगता है, जैसे वॉशिंग मशीन के पीछे कोई डरावनी पुकार सुनाई पड़ना, उसके डोर पर किसी की परछाई नजर आने लगना, इतना कम नहीं कि वो परछाई अगली बार उसके कमरे में घुस आता है और कोई फीमेल वॉइस उसका नाम लेकर उसे पुकारने लगती है। इन सब से लीसा और परेशान होने लगती है, इसलिए तंग आकर इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए वो इसकी जड़ तक पहुंचने का तय करती है और उसके उस वॉशिंग मशीन को खसकाने पर कोई सीक्रेट डोर नजर आता है, पर वो लॉक होने के कारण वो कुछ पता नहीं कर पाती। और फिर उसी रात वो हिम्मत करके शैडो का पीछा करने का भी तय करती है, जो उसे एटिक ले जाती है, जहाँ उसे उसी के फैमिली की VHS टेप्स नजर आती है जो उन्होंने तब रिकॉर्ड की थी जब वो यहाँ अपने नए घर में मूव हुए थे। पर गौर से देखने के बाद लीसा को खिड़की पर किसी का साया नजर आता है। उसे अब लगने लगता है कि शायद कोई स्पिरिट उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो ओल्ड टेक्निक की मदद से उससे रिटर्न कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसका कांटेक्ट तो थोड़ी देर के लिए जरूर बनता है, पर वो अनुभव उसके लिए बहुत ही डरावना साबित होता है। अगले दिन तो और भी हद हो जाती है क्योंकि इस बार सारे घटना एग्जैक्टली सेम नहीं घटते। उसके डैड अचानक से स्मोक करने लगते हैं, जबकि उन्होंने जिंदगी में कभी स्मोक नहीं किया था। और रात भी हमेशा की तरह मूवी के साथ खत्म नहीं होती, क्योंकि मॉम रीडिंग में बिजी तो रॉबी गेम और डैड भी कार के पीछे लगे होते हैं। इतना कम नहीं कि अगली सुबह उसके डैड कार का स्पार्क प्लग ना मिलने पर वो मॉम पर बहुत बरसने लगते हैं। ऊपर से मूवी में अब नया ट्विस्ट, कोई अननोन ओल्ड मैन फोन रिपेयर करने के बहाने से उनके घर पर दस्तक देता है। उसमें सचमुच कुछ डरावनी बात होती है, क्योंकि उसके प्रेजेंस में लीजा को कमजोरी महसूस होने लगती है और उसके ग्लासेस में कोई डरावनी फिगर नजर आती है। वो जब लीसा से सवाल करता है कि आखिर वो कब से जगी हुई है और कब से उसे पता चला कि वो रिपीटेड दिन जी रही है, तब मूवी का पहला क्लाइमेक्स रिवील होता है कि लीजा और उसकी फैमिली कब की मर चुकी है, जिसका पहला क्लू लीजा को अपना ओरिजिनल चेहरा ओल्ड मैन के ग्लासेस में नजर आता है। वो लोग शायद से ओल्ड मैन की किसी दुनिया में इस घर में ट्रैप्ड हैं, जिसे वो ही कंट्रोल करता है। इसीलिए वो जाते जाते लीजा को धमकी देता है कि जब भी उसे कोई आहट या पुकार सुनाई दे तो वो उसे इग्नोर करे और गलती से भी जिंदा लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश ना करे, वरना उसे और उसके परिवार को इसका भयंकर अंजाम भुगतना पड़ेगा। लीसा को समझ तो गया कि उसके साथ क्या चल रहा है और आखिर उसकी और उसके परिवार की मृत्यु कब और कैसे हुई, और ये ओल्ड मैन आखिर है कौन और ये चाहता क्या है। उसकी परेशानी अब कम नहीं होती कि उसके पेरेंट्स उसी दिन ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे सुबह उनमें कुछ हुआ ही नहीं था। उसके पिता भी स्मोक करना ऐसे बंद कर देते जैसे वो कभी स्मोकर थे ही नहीं। लीजा अब तंग आ जाती है, इसलिए गुस्से में घर से बाहर निकल पड़ती है। पर बेचारी कितना भी दूर निकल ले, वो दुनिया जैसे नेवर एंडिंग मेज की तरह, वो जहाँ जाए उसका रास्ता उसे घर की तरफ रिटर्न लाता है। लीजा एकदम पैरानॉइड, वो ओल्ड मैन की चेतावनी को इग्नोर करके उसी अननोन वॉइस से फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसके कुछ देर बाद उसे उसके बेड पर कोई लड़की सोई नजर आती है और उसके उसे छूते ही वो खुद को उसके वर्ल्ड में पाती है, जहाँ कोई दरवाजे पे जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा होता है। इससे पहले कि ये इल्यूजन खत्म हो, जाते जाते वो उसे अपने पलंग के नीचे देखने को कह जाती है। अब अगले
अगले ही दिन अपने पलंग के नीचे चेक करने पर उसे किसी की स्क्रैप बुक मिलती है जिस पर कई लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट और उसी सीक्रेट डोर का की भी मिलता है। लीजा जरा भी समय वेस्ट नहीं करती और उस हिडन तहखाने में एंटर करती है जहां उसे एनेस्थीसिया का बॉटल और कई पर्सनल बिलोंगिंग्स भी मिलते हैं। सबसे भयानक की हीटिंग चेम्बर में उसे कोई कैद लड़की नजर आती है जो देखते ही देखते भस्म हो जाती है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे भाग पड़ती है। उसी दिन ओल्डमैन फिर से फोन पर लीजा को आखिरी चेतावनी देता है कि वो उसके वर्ल्ड से छेड़खानी ना करे, पर लीजा का उसके धमकी से ना घबराने पर अब उसे भी रॉबी का इमेजिनरी फ्रेंड एडगर नजर आता है जिसे ओल्डमैन ने पोजेस। वो लीजा को सबक सिखाने के लिए उसके परिवार को राख में बदल देता है, पर लकीली वो बस ओल्डमैन का एक इल्यूजन निकलता है। अब चाहे वो इल्यूजन ही क्यों ना था, वो अपने परिवार की जिंदगी से खतरा नहीं मोल ले सकती। पर इस बार लीजा को वही अननोन गर्ल बाथरूम के मिरर में नजर आती है जिसकी इस बार उसे छूते ही वो उसके वर्ल्ड के साथ साथ वो उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाती है। नजदीक पड़े न्यूज़पेपर प्रिंट से पता चलता है कि आखिर उसके परिवार की हत्या कब और कैसे हुई। आगे उसे समझ आता है कि इस अननोन गर्ल को भी उसकी तरह परिवार, यहाँ तक कि उसके पिता भी कार को फिक्स करने के काम में बिजी नजर आते हैं। वो उनसे बात करने बढ़ती ही है कि ओल्डमैन अपने जोरदार चीख से उसे अपने वर्ल्ड में रिटर्न भेज देता है। अब इससे पहले कि लीजा फिर से उस अननोन गर्ल से कांटेक्ट करे, ओल्डमैन उसे लूर करके उसी फर्नेस चेम्बर में ट्रैप कर देता है जहां राख के अलावा उसे कईयों के कंकाल भी मिलते हैं, जिसमें उसे किसी का रिंग भी मिलता है जिसे छूते ही कोई डोर ओपन हो जाता है। किसी तरह उस डोर से आजाद होने पर वो खुद को अपने ही गैराज में पाती है, पर इस बार वो खुद को फ्रांसिस के ट्रैप वर्ल्ड में पाती है जो वही मिसिंग गर्ल है जिसका शिकार ओल्डमैन ने सबसे पहले किया था। लीजा को अब चमकता है कि उसके किसी के भी बिलोंगिंग्स को छूने पर वो उनसे कांटेक्ट कर सकती है। जैसे इस केस में ये रिंग फ्रांसिस को बिलोंग करती है और अब फ्रांसिस के उससे कुछ जानकारी शेयर करने के बाद मूवी का फाइनल क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल ओल्डमैन इस घर का ओरिजिनल ओनर जब वो जिंदा था तब वो मासूम लड़कियों को किडनैप करके उन्हें एनेस्थीसिया डोज से लंबे नींद में भेज देता था और अंत में उनकी मौत हो जाने पर उन्हें ठिकाने लगाने के लिए जला दिया करता था। इसीलिए शिकार के मरने के बाद भी उनके साथ इस घर में पिछले दिन का घटना एक एंडलेस लूप की तरह वो हमेशा के लिए ओल्डमैन की पर्गेटरी में फंस गए हैं। इसीलिए ओल्डमैन खुद मरने के बाद भी उनकी आत्मा को भी होश में आने नहीं देना चाहता। पर जब तक मासूम फ्रांसिस ये समझे कि ओल्डमैन ने कब की उसकी जान ले ली है और वो उसके एंडलेस लूप में फंस गई है, तब तक वो ओल्डमैन द्वारा खींच ली जाती है। अब लीजा का झटके में फिर से अपने वर्ल्ड में लौटने पर जब उसे अपने डैड और उस अननोन गर्ल के डैड का कार फिक्स करने का याद आता है, तब वो एक और गुत्थी को सुलझा लेती है कि ओल्डमैन मरने के बाद इस घर में रहने वाले हर परिवार के हेड को पोजेस करके उन्हें उसी तरह बेहोश करके शिकार करता है, जो कंफर्म निकलता है जब उसे गैराज से एनेस्थीसिया की एम्प्टी बॉटल मिलती है, यानी कि उसके पिता ने भी अनइंटेंशनली उनकी जान ली थी। लीजा अब अपना क्लैरिनेट प्ले करके उस अननोन गर्ल को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि दोनों में क्लैरिनेट का समानता है जो कई प्रयास करने के बाद काम कर जाता है। और अब वो खुद को फिर से उसके घर में उसके रूप में पाती है। जहाँ पड़े उसके वीडियो मैसेज से उसे सब समझ आ जाता है कि उसे पुकारने वाली ओलिविया है और ओलिविया का परिवार अब भी जिंदा और ये प्रेजेंट टाइमलाइन है। ओलिविया को भी उस स्क्रैप बुक मिलने के बाद उसे इस घर में हुए सारे हत्या के बारे में पता चला जिसे इस घर के ओरिजिनल ओनर एडगर ने मरने से पहले और 1983 में मरने के बाद परिवार को पोजेस करके अंजाम दिया। यानी कि रॉबी का इमेजिनरी फ्रेंड एडगर ही ओल्डमैन का यंगर वर्जन है जो घर में रहने वाले बच्चों का इमेजिनरी फ्रेंड बनकर घर पर नजर रखता है कि कोई नींद से ना जागे। वहीं लीजा और उसके परिवार को शिकार उनके डैड को पोजेस करके किया। ओलिविया ने मदद के लिए लीजा से उसके नेकलेस की मदद से कम्युनिकेट किया क्योंकि उसके पिता भी अचानक से अजीब बिहेव करने लगे जब से वो लोग इस घर में मूव हुए और उसकी माँ उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। लीजा को भी ओलिविया के भेस में उसे उसके घर में वही घटना घटते नजर आती है क्योंकि उन्हें भी एडगर ने पोजेस किया है। लीजा ओलिविया को आगाह करने के लिए अपने हाथों पर उसे भागने का सलाह देती है और तुरंत मदद के लिए बाहर
भाग पड़ती है, पर एक भटकता साया होने के कारण वो अपने घर से दूर नहीं जा पाती और एडगर उसे दबोचकर उसके हाथों का मैसेज मिटाकर उसे अपने वर्ल्ड में रिटर्न भेज देता है। अपने वर्ल्ड में फिर से रिटर्न लौटने पर कम से कम इस बार उसे एक अच्छी खबर मिलती है कि रॉबी और मॉम को फाइनली रियलाइज हो गया कि वो एंडलेस लूप में फंसे हैं। जब रॉबी ने अपना ग्लासेस पहना और उसकी मॉम को वो मिसिंग कपड़े मिले, इससे ये पजल भी रिवील होता है कि कोई भी वस्तु जो मरने से पहले यदि उससे कोई खास चीज जुड़ी थी तो उसे पाने पर वो एंडलेस नींद से जाग सकते हैं। जैसे रॉबी के केस में उसका ग्लासेस पहनने पर, क्योंकि उसने अपनी मौत अपने ग्लासेस के थ्रू देखी थी। वहीं मरने से पहले लीजा के मॉम को उसके डैड पर शक हो गया था, इसलिए वो घटना के पहले रात के अंधेरे में भागने के इरादे से सभी के कपड़े पैक किए थे। अब सिर्फ बचे उसके डैड। लीजा उन्हें उसका स्पार्क प्लग खोज निकाल के कार के स्टार्ट करते ही नींद से जाग जाते हैं। उन्हें अब याद आता है कि उन्होंने जानबूझकर स्पार्क प्लग को छिपा दिया था, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं खुद पर शक होने लगा था कि कहीं वो अपने ही परिवार को अगवा करके कहीं ले जाकर जान न ले ले। उन्हें अब रियलाइज होने पर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, पर लीजा उन्हें याद दिलाती कि ये सब एडगर का किया करा है। वहीं अब जब चारों नींद से जाग गए हैं, पूरा घर उस रूप में बदलने लगता है जैसे उसके ओरिजिनल ओनर के समय में था। अब जगने पर सभी एडगर के पर्गेटरी से आजाद हो सकते हैं, इसलिए तुरंत सभी भाग निकलते हैं। पर लीजा को याद आता है कि यदि वो भाग गई तो ओलिविया और उसके परिवार को कोई बचा नहीं पाएगा, इसीलिए वो हिम्मत दिखाते हुए पीछे रुकने का तय करती है। उसे अब दिखाई देता है कि कैसे एडगर बचपन से ही सीरियल किलर था जिसने अपने परिवार को तक नहीं छोड़ा, और अब वो लीजा के पीछे पड़ जाता है। लीजा तुरंत ओलिविया को बचाने के लिए उसे उसके वर्ल्ड में पुल करने के लिए पुकार लगाती है, जो वो सुनते ही उसे तुरंत खींच लेती है। वो अब तुरंत उसी हिडन चेम्बर में भाग पड़ती है, जहाँ वो सभी की बिलोंगिंग्स को छूकर उन्हें नींद से जगाने की कोशिश करती है, पर कुछ असर होते नजर नहीं आता और अंत में वो एडगर के हाथ लग जाती है। पर लीजा कैसे तो उसके चंगुल से भाग निकलती है, पर वहीं वो ज्यादा दूर तक भी नहीं भाग पाती, क्योंकि वो अब भी बीइंग अ गोस्ट घर से दूर नहीं निकल पाती। अब एडगर उसे फिर से गायब करने ही वाला होता है कि उसके सामने उसके किए शिकार के सारे स्पिरिट्स नजर आने लगते हैं, यानी कि लीजा का पुकार काम कर गया और अब वो सभी उसे अपनी दुनिया में पुल करके उसे और उसके पर्गेटरी को नष्ट कर देते हैं, जिससे ओलिविया का परिवार बच जाता है और बाकी सभी ट्रैप स्पिरिट्स भी इस घर से आजाद हो जाते हैं। पर अब लीजा खुद एकदम अकेली उसी घर में लौट जाती है। पर अगली सुबह उठने पर उसे रियलाइज होता है कि वो शायद अब हेवन में है, इसलिए आज रिपीटेड दिन नहीं बल्कि अगला दिन उसका जन्मदिन है, जहाँ उसकी पूरी परिवार भी मौजूद होती है। पर जब वो हेवन को एक्सप्लोर करने के इरादे से घर के बाहर कदम रखती है, मूवी के एंड में हमें फिर से किसी फीमेल वॉइस की मदद के लिए पुकार सुनाई पड़ती है, यानी कि शायद एडगर अब भी जिंदा है और किसी दूसरों को लीजा की जरूरत है उससे बचाने के लिए, और ये एक्सप्लेनेशन यहीं एंड हो जाती है।